हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 14 ऊर्जा के स्रोत में आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया था नाभिकीय अभिक्रियाएं। इनमें नाभिकों के बीच में क्रिया होती है और दो ही तरह की क्रिया, या तो नाभिक आपस में मिलकर, हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाएंगे, या एक बड़ा नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाएगा। तो इन अभिक्रियाओं को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो ही तरह की है, एक तो जुड़ना और दूसरा टूटना। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं नाभिकीय विखंडन। ये नाभिकीय अभिक्रिया, विखंडन का अर्थ आप समझते हैं। विखंडन का अर्थ होता है टूटना। इस अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है और अपार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यूरेनियम 235। ये यूरेनियम का एक समस्थानिक है। छोटी क्लास में आपने समस्थानिक पढ़े होंगे। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये यूरेनियम का एक समस्थानिक है, यूरेनियम 235। इसका नाभिक बहुत भारी होता है और आसानी से टूट जाता है। कैसे टूटता है सुनिए। यूरेनियम 235 पर एक मंद गति का न्यूट्रॉन हम डालते हैं, तो इसका जो नाभिक होता है इस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और यूरेनियम 235 से यूरेनियम 236 बन जाता है। तो पहले काफ़ी भारी था, एक न्यूट्रॉन और आ जाने की वजह से वो और ज़्यादा अस्थायी हो गया और अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो फिर दो नाभिकों में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टन। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 और परमाणु भार 141। क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक 36। परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहते हैं और द्रव्यमान संख्या 92। और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन निकले, 0 एंगल और अपार ऊर्जा। कितनी ऊर्जा? 200 MeV, 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये ऊर्जा क्यों निकली, इसका पता हमने लगाया कि ये जो आपके अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, आप जानते हैं अभिकारक कहते हैं, और ये उत्पाद है। तो अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर नहीं था। आपने रासायनिक समीकरणों में पढ़ा होगा, जो पहला ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उसमें अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और लैवोशियर ने ये नियम दिया था, ये आपको याद होगा, कक्षा 9 में मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन नाभिकीय अभिक्रियाओं में कभी ऐसा नहीं होता कि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर हो। तो ये द्रव्यमान कम जो हुआ, ये कहाँ गया? ये द्रव्यमान जो नष्ट हो गया और नष्ट होने के बाद वो ऊर्जा में बदल गया। द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, ये बताया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, वो दिया था E बराबर mc², यानी ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध। ये E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। जब द्रव्यमान नष्ट होगा वो प्रकाश में बदलेगा, तो उसका ज्ञान या उसकी गणना हम इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो बच्चों, E बराबर mc², ये आइंस्टीन ने दिया था, याद रखना। अच्छा, अब ये जो विखंडन अभिक्रिया है ये श्रृंखला के रूप में भी प्रयुक्त होती है। कैसे, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा आपको। तो यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए यूरेनियम का एक नाभिक है या एक परमाणु है, जब इस पर मंद गति का न्यूट्रॉन टकराएगा तो इससे बेरियम मिलेगा और क्रिप्टन मिलेगा, ठीक है। और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं, साथ में 3 नए न्यूट्रॉन मिलेंगे। अगर यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में है तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम को तोड़ेंगे, फिर टकराएंगे यूरेनियम से, और जब ये यूरेनियम से टकराएंगे तो फिर दोबारा से क्या करेंगे, बेरियम और क्रिप्टन में बदलेंगे और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन मिलेंगे। उसी प्रकार ये भी बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा और साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन
निकलेंगे। इसी प्रकार ये भी टूटेगा बेरियम में और क्रिप्टन में, साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन मिलेंगे। अब ये नए न्यूट्रॉन जो है फिर यूरेनियम नाभिक को तोड़ेंगे। ये सब यूरेनियम नाभिकों को तोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये श्रृंखला बन जाएगी, अभिक्रिया आगे चलती रहेगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और एक अभिक्रिया, इस पहली अभिक्रिया में ही, जो पहली अभिक्रिया हुई यहाँ पर, इसमें ही 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ऊर्जा निकली। तो यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। फिर ये पहले एक यूरेनियम नाभिक से 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर 3 से निकले 9 न्यूट्रॉन। अब ये 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम नाभिकों को तोड़ेंगे, तो 9 से निकलेंगे 27 न्यूट्रॉन, 27 फिर आगे 27 से, और 27 से फिर 81 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस तरीके से श्रृंखला बड़ी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और फिर 200, और फिर यहाँ पर 3 यूरेनियम नाभिक तोड़े हैं, तो यहाँ पे 600, फिर 9 है तो 1800 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, फिर 2700 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, फिर 8100 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऊर्जा अपार मात्रा में मिलती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलेगी। ये श्रृंखला अभिक्रिया होगी। अब ये श्रृंखला अभिक्रिया 2 तरह की है, नियंत्रित और अनियंत्रित। इसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कंट्रोल ना हो हमसे, या हम ना करें इसको कंट्रोल। नियंत्रित करेंगे तो कहीं काम में भी आएगी। अब नियंत्रित कैसे करेंगे इसको? नियंत्रित करने के लिए, जैसे ये अभिक्रिया जो होती है नाभिकीय भट्टी में होती है, आपने सुना होगा नाभिकीय रिएक्टर्स के बारे में। यहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय रिएक्टर एक पूरी फैक्ट्री के जैसा होता है, उसमें इस प्रकार के ही नाभिकों को तोड़ा जाता है। इस अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले ओटो होम और स्ट्रासमान ने हमें बताया था। तो नियंत्रित अभिक्रिया नाभिकीय भट्टियों में होती है। तो कैसे नियंत्रित की जाती है वो अभिक्रिया? तो यूरेनियम नाभिक को तोड़ा जाता है, जिससे बैरियम क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। इन न्यूट्रॉनों की जो गति होती है उसे मंद किया जाता है, मंदक के द्वारा। मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट ले सकते हैं, ठीक है। और नियंत्रित किया जाता है बैरियम और कैडमियम की छड़ों के द्वारा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ें और नियंत्रक के रूप में बैरियम और कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ें न्यूट्रॉनों को बंद कर देती हैं, और फिर धीरे धीरे बैरियम और कैडमियम, तो लीजिए बैरियम, बी से बैरियम, सी से कैडमियम की छड़ों को हम खिसका कर न्यूट्रॉनों को आगे भेजते हैं। जितना हम चाहते हैं उतने ही न्यूट्रॉन हम आगे भेजेंगे, ताकि अभिक्रिया अनियंत्रित ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार नाभिकीय भट्टी में हम यूरेनियम को तोड़कर या किसी अन्य नाभिकों को तोड़कर हम ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं, और उसका उपयोग रचनात्मक कार्यों जैसे बिजली बनाने में किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर अभिक्रिया अनियंत्रित हो तो ये तो बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाएगी। इससे तो जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा एक साथ निकलेगी, जब अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी, बड़ी मात्रा में होगी, तो ये कंट्रोल नहीं हो सकेगी। फिर इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, और वो ऊर्जा बहुत नुकसान पहुँचाएगी। ऐसा होता है परमाणु बम में। आपने सुना होगा अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम फेंके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, एक नागासाकी पर और एक हिरोशिमा पर। दोनों शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। वहाँ की मिट्टी भी एकदम जल गई, एक तरीके से कह सकते हैं, और वो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई। वहाँ कोई पौधा नहीं उगता, कोई पेड़ नहीं उगता। और दोनों शहर में जितने भी सब व्यक्ति थे, लाखों आदमी उसमें मरे थे, 6 लाख के करीब, शायद पूरा आंकड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन लाखों आदमी उसमें मरे थे। इतना विध्वंसक होता है। और बच्चों, वो जो परमाणु बम थे वो बहुत छोटे थे, उन्हें लिटिल बेबी के नाम से बुलाया गया था। आज उससे 10 गुना विध्वंसक या बड़े परमाणु बम हमारे पास हैं। वो तो बिल्कुल एक शहर में डाले जाएंगे तो आसपास के शहरों को भी पूर्णतः समाप्त करने की क्षमता वो रखते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा विध्वंसक है। तो बच्चों,
नाभिकीय विखंडन से संबंधित जो भी बातें थी मैंने आपको समझाई। इसके बाद आता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन का बिल्कुल उल्टा है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस अभिक्रिया में भी अपार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया पर आधारित है आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए पहले परमाणु बम का विस्फोट करना पड़ेगा, तब हाइड्रोजन बम का विस्फोट होगा। क्योंकि हाइड्रोजन बम का विस्फोट होने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता है, लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस वो तो मैं कह नहीं सकता, इतना ताप चाहिए तब हाइड्रोजन बम चलेगा और इतना ताप उत्पन्न किया जाएगा परमाणु बम के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन में मैंने बताया दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो सूर्य पर होने वाली अभिक्रिया को मैं आपको दर्शाता हूँ। सूर्य आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस से बना है। सूर्य हाइड्रोजन गैस से बना है और वहां पर हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम परमाणु में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अभी लगभग 70% हाइड्रोजन वहां पर है और लगातार वो अभिक्रिया चल रही है नाभिकीय संलयन, और हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं और अपार ऊर्जा हमें दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है और ये भारी हाइड्रोजन है जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। इसको 1H2 को हम, हाइड्रोजन होता है 1H1, ये हाइड्रोजन है 1H1, और 1H2 जो होता है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, इसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। तो पहले क्या होता है कि दो ड्यूटेरियम परमाणु आपस में जुड़कर एक ट्राइटियम बनाते हैं। ट्राइटियम जो है ये भी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है और साथ में हाइड्रोजन परमाणु भी बनता है। फिर ये ट्राइटियम ड्यूटेरियम के साथ फिर संलयित होता है और हीलियम बनाता है और साथ में न्यूट्रॉन निकलता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हल्के नाभिक जुड़ जाते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस अभिक्रिया में भी अपार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब सबसे जो समझने की बात है वो इन अभिक्रियाओं से हमें क्या नुकसान है। नुकसान तो यही है कि ये अनियंत्रित हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, लेकिन दूसरा साथ में यह है कि जो नाभिकीय विखंडन है जब ये कराया जाता है तो इसके उपरांत कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ प्राप्त होते हैं। आप शायद रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में नहीं जानते। ये भी कुछ अस्थायी पदार्थ होते हैं जिनमें से हानिकारक किरणें निकलती रहती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। अल्फा, बीटा, गामा ये किरणें बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, हमारे शरीर के आर पार निकल सकती हैं और हमारे जो त्वचा है या शरीर के अंग हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जापान में जब परमाणु बम फेंका गया उसके बाद वहां आज भी अपंग बच्चे, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। उसका कारण यही रेडियोधर्मी प्रदूषण है, क्योंकि जो परमाणु बम वहां पर फोड़ा गया या फेंका गया उससे जो रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला, जो रेडियोएक्टिव किरणें फैली, उनसे वहाँ के लोगों के जो डीएनए हैं वही परिवर्तित हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से आज भी वहाँ अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। बहुत ही विध्वंसक चीज़ है, इसका प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें समझना होगा। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो ये सामान्य प्रदूषण है इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये सामान्य प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है ये हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ में, जैसे कि पाठ का नाम है ऊर्जा के स्रोत, बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत पढ़ाए, कुछ परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़ाए, कुछ वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पढ़ाए जिनका प्रयोग आज किया जा रहा है। और ऊर्जा के नए नए स्रोत ढूंढने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हमारे कार्य नहीं चलेगा। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें,
जो ऊर्जा से चलती हैं वो बंद हो जाएंगी, हमारा विकास रुक जाएगा। इस क्षेत्र में आप सभी लोगों को सोचना चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कि हमें भी आगे जाके इस देश के लिए, संसार के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। नए नए ऊर्जा के स्रोत ढूंढने चाहिए, या ऊर्जा को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, किस प्रकार हम कम से कम ऊर्जा से अधिक कार्य कर सकते हैं। विज्ञान पढ़ने का जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि हम किस प्रकार मानवता की भलाई कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने देश और संसार के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नई खोजें कर सकते हैं, ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए। तो बच्चों, ये पाठ इन्हीं टॉपिक के साथ समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, आपके पास किताबें हैं, आप उनमें पढ़ सकते हैं पाठ को, क्योंकि मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाता, लेकिन वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए किताबों में। और अगर कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे टाइप करके या स्पीकर में बोलकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो बच्चों, आज इतना ही इस पाठ में। ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब अगली क्लास में हम आपको नया पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।